हेलो, आवाज आ रहा है? हम लोग जो बीम का डिजाइन करते हैं ना, वो ना 2 टाइप्स वाला मेथड होता है। तो 2 टाइप्स होता है, एक होता है WSM मेथड और एक होता है लिमिट स्टेट मेथड। पता है किसी को कुछ वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है? कुछ आइडिया है किसी को? बताओ। देखो, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसको हम लोग WSM भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। तो वर्किंग स्ट्रेट मेथड क्या होता है ना, जब हम लोग इस मेथड का हेल्प से जब हम लोग डिजाइन करते हैं, इसमें हम लोग परमानेंटली सर्विस लोड लेते हैं। कौन सा लोड लेते हैं? सर्विस लोड। तो सर्विस लोड क्या होता है? जो इस मेथड में जो हम लोग डिजाइन करते हैं, सपोज मेरे पास कोई एक फ्लोर है, ठीक है? फ्लोर है किंबा तुम्हारा घर का ही सोच लो। तो उसमें हम लोग जो डिजाइन किए हैं, WSM मेथड का हेल्प से डिजाइन किए। और WSM मेथड में सर्विस लोड होता है। सर्विस लोड मतलब एक फिक्स्ड लोड होता है, जिसका रेस्पेक्ट में हम लोगों का बिल्डिंग में कितना लोड का जरूरत है उसका हिसाब से ही करते हैं। मतलब सपोज मान लो कोई तुम ही लोग हो, तुम लोग स्टूडेंट हो, ठीक है? स्टूडेंट में 20 स्टूडेंट जो है, 20 स्टूडेंट के लिए इस वाला बिल्डिंग बनाया गया है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ गया तो हमारा जो बिल्डिंग है इसमें गिरने का चांस हो जाता है। इसीलिए वर्किंग स्ट्रेट मेथड में जो हमारा जो लोड आता है वो सर्विस लोड होता है। तो मतलब इससे ज़्यादा 20 स्टूडेंट के लिए एक बिल्डिंग बना है, इससे सपोज मान लो इससे एक भी स्टूडेंट ज़्यादा आ गया तो हमारा जो बिल्डिंग है वो गिरने का चांस हो जाता है। तो इसीलिए वर्किंग स्ट्रेट मेथड को हम लोग प्रेफर नहीं करते। बट पुराना जो अमल में जब मतलब जब तक लिमिट स्टेट मेथड आया नहीं है, तो उसके पहले वर्किंग स्ट्रेट मेथड का डिजाइन का बेसिस में हम लोगों का बिल्डिंग वगैरह सारा कुछ बनता था। बट अभी इसको मॉडिफाई करके लिमिट स्टेट मेथड आ गया है। तो वर्किंग स्ट्रेट मेथड और लिमिट स्टेट मेथड हम दोनों के बारे में बताएंगे। और इसमें याद रखो, सर्विस लोड आता है, मतलब सर्विस का दौरान जो लोड आ रहा है उसको बोलते हैं सर्विस लोड। और इसमें जो हमारा जो स्ट्रेंथ होता है, जो स्ट्रेंथ का हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं। जो हमको इसमें जो स्ट्रेंथ आता है उसको हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है? तुम लोगों के पास तो नोट मिल जाएगा, हमें समझा दे रहा है, क्योंकि नोट से बता देंगे तो तुम लोगों को ठीक से नहीं समझ में आएगा। नोट से तुम लोग बाद में पढ़ लोगे, तो बेसिक हमने बता देते। तो स्ट्रेंथ को जो स्ट्रेंथ मिलता है इस वर्किंग स्ट्रेट मेथड में, जो हम लोगों को कोई भी बिल्डिंग का जो स्ट्रेंथ मिलता है, उस स्ट्रेंथ को हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते। और फैक्टर ऑफ जो सेफ्टी होता है, शॉर्ट में लिखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कंक्रीट के केस में उसका जो वैल्यू लिया जाता है वो होता है 3। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो वैल्यू है कंक्रीट के केस में उसका वैल्यू है 3। ये जनरली जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ना कंक्रीट के केस में, जो 3 होता है, ये बेंडिंग के केस में लेते हैं। और एक होता है 4। मतलब 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है। बट हम लोग जो डिजाइन करेंगे जो कंक्रीट का जो 3 वाला है, ये बेंडिंग के केस में लिया जाता है। जब सपोज मेरे पास कोई बीम है, ठीक है? यहाँ पे लोड आया तो लोड के वजह से इसमें कोई बेंडिंग आया,
तो बेंडिंग के वजह से जो हम लोग लेते हैं उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो वैल्यू है कंक्रीट का वो 3 होता है। जब हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन की वजह से, जब हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए, सपोज मान लो मेरे पास कोई कॉलम है तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट कंप्रेशन आता है, तो डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू 4 होता है। तो हम लोग 4 वाला अभी छोड़ दो तुम लोग, बस इतना ही याद रखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट के केस में 3 लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, ये तो कंक्रीट के लिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेते हैं, बट स्टील के लिए हम लोग जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे उसका जो वैल्यू है 1.8। याद रहेगा, ये दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट है हम लोगों को, आगे चलते जब न्यूमेरिकल करेंगे तब हम लोगों को इसका जरूरत पड़ेगा। कल ही बताए थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्या बताए थे कल हम लोग, कल हमने क्या बताया, बोलो क्या बताए थे कल। कल हमने बताए थे एक वाला एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस लिए लेते हैं। शायद, ठीक से बोलो कौन सा करेक्ट है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस लिए लेते हैं, किस लिए लिया जाता है। पता नहीं, एक उर्मू बताओ, क्यों खुशबू बताओ। सपोज हम लोगों के पास कोई ज्यादा परसेंटेज ऑफ साइज, साइज का हिसाब से देखो, तो साइज का हिसाब से हम लोगों के पास जो स्ट्रेंथ आना चाहिए, तो उस स्ट्रेंथ से हम लोगों को कम आ रहा है स्ट्रेंथ, तो उसके केस में हम लोग क्या करते, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर देते, जो साइज वाला हमने बताए थे। तो हम लोग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते। तो इसमें क्या है, जो स्ट्रेंथ होता है, तो आईएस कोड में बताया है, जो हम लोगों का डिजाइन करते टाइम जो स्ट्रेंथ मिलेगा उसको हम लोगों को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करना है। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को वर्किंग स्ट्रेट मेथड में जो स्ट्रेंथ मिलेगा, स्ट्रेंथ को हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो वैल्यू है फॉर कंक्रीट के लिए कितना होगा, 3 होगा, और स्टील के केस में इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 1.8 होगा। ठीक है, याद रहेगा। तो ये हो गया वर्किंग स्ट्रेट मेथड। उसके बाद देखो लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेट मेथड में दोनों का क्या डिफरेंस है। लिमिट स्टेट मेथड हमने बाद में करवाएंगे, बट उसका इंट्रोडक्शन बता देते, याद रहेगा। और एक होता है ना एलएसए मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं, फुल नेम है इसका लिमिट स्टेट मेथड। तो लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग, जैसे वर्किंग स्टेट मेथड में हम लोग लिए सर्विस लोड, तो लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग कौन सा लोड लेंगे, वो लेंगे अल्टीमेट लोड, उसको हम लोग बोलेंगे अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट लोड। ठीक है, तो अल्टीमेट लोड क्या होता है, तो लिमिट स्टेट मेथड में क्या बोला है, इसमें हम लोग फिक्स्ड लोड का हिसाब से हम लोग डिजाइन नहीं करते, इसमें इतना ज्यादा लोड लेके हम लोग डिजाइन करते, कोई भी हम लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा कोई पर्सन बोलो, एक्स्ट्रा कोई सामान आ गया बोलो, तो उसके लिए मेरा कोई डिजाइन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमारा घर का जो
टूट जाने का कोई चांस नहीं होगा, बिल्डिंग का टूट जाने का कोई चांस नहीं होगा। तो इसमें हम लोग इतना लोड, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ लोड का हिसाब से डिजाइन करते, तो मेरा जो हम लोग डिजाइन करेंगे वो मेरा सेफ रहता है। तो इस केस में हम लोग जो स्ट्रेंथ लेंगे, जो स्ट्रेंथ का जो वैल्यू लेंगे, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करते हैं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से हम लोग डिवाइड करते। तो ये जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हमने शॉर्ट में लिखते हैं, फॉर कंक्रीट के लिए कितना होगा, कंक्रीट के लिए जो इसका वैल्यू होगा वो होगा 1.5, ठीक है। और स्टील के केस में इसका जो वैल्यू है वो होगा 1.15। पार्शियल, देखो हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग लिए थे सर्विस लोड, और जो स्ट्रेंथ लिए थे उसको हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किए थे। बट इसके केस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग बोलेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। जो लिमिट स्टेट मेथड में वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोग बोलेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का जो वैल्यू है वो कंक्रीट के केस में 1.5 और स्टील के केस में 1.15 है, याद रहेगा। ठीक है, तो स्टील का हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कोई कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो इसका कम क्यों होता है हमेशा कंक्रीट से। सपोज मान लो WSM जो मेथड है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, उसमें हम लोग कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लिए थे और स्टील के केस में 1.8 लिए थे। बट हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में भी सेम है, कंक्रीट के केस में 1.5 लिए थे, स्टील का कंक्रीट का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से कम है, 1.15 है। तो किस लिए होता है, क्योंकि स्टील जो हम लोग बनाते हैं ना वो मशीन में बनाता है, तो मशीन में बनाते हैं इसीलिए इसका जो बहुत अच्छा तरीका से बनता है। तो हम लोग कंक्रीट किस में बनते हैं, वो तो हैंड का हिसाब से उसको हम लोग मिक्सिंग कर लेते हैं कितना है, बट स्टील जो है वो मशीन पे बना हुआ आता है। तो इसके लिए हम लोगों को फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो स्टील हमारा ओरिजिनली फैक्ट्री से बन के आता है, इसीलिए हम लोग इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट से कम लिया जाता है। समझ में आया। ठीक है, देखो नोट पे भी दिया हुआ है, जो हम लोग जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के केस में जो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं उसका जो वैल्यू है, देखो स्टील के केस में 1.8 है और कंक्रीट के केस में 3 है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है हम लोगों का एजम्पशन। कौन कौन सा एजम्पशन होता है WSM मेथड में। तुम लोग आप काम करो, IS कोड खोलो, देखो वहाँ पे अपलोड किया हुआ है IS 456-2000 गूगल क्लासरूम में। उसके बाद पेज नंबर 80 में जाओ।
पेज नंबर 80 में देखो वहाँ पे लेफ्ट साइड में B13 में लिखा हुआ है assumption ऑफ WSM मेथड। देखो assumption ऑफ WSM मेथड दिया हुआ है। मिला? देखो B13 पॉइंट दिया है लेफ्ट में, क्लॉज नंबर B13 में देखो मिला कि नहीं मिला। देखो सबको खोलो IS456 जो कोड है IS456 2000 मिला। तो उसको रीडिंग मारो क्या लिखा है उसमें। क्या लिखा है कोई पढ़ो। इसका नेक्स्ट पढ़ो, तुम पढ़ो ना, बताएंगे बाद। उसके नेक्स्ट सी पॉइंट में इधर वाला चले आ जाओ, 6 में सी नंबर पे। नेक्स्ट में जाओ। हम्म हम्म, उसको छोड़ो। हाँ अभी छोड़ दो, समझा देते। देखो एजम्पशन में क्या बोला, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, जो हुक्स लॉ का रेस्पेक्ट में वो इलास्टिक थ्योरी का बेस में वो अपना एजम्पशन बनाया है। तो एजम्पशन में क्या बोला है, जो मेरा प्लेन सेक्शन है, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। तो इसमें क्या है, देखो फर्स्ट वाले में क्या एजम्पशन दिया हुआ है, फर्स्ट मेरा प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन, ये इम्पोर्टेंट है एजम्पशन, क्वेश्चन में आ जाता है तुम लोग का सेमेस्टर वाला में, इसीलिए लिखवा रहा है आफ्टर बेंडिंग। तो इसका मीनिंग क्या है, सपोज मान लो मेरे पास एक सेक्शन, सपोज मेरे पास कोई एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, बी में, तो इसका बीच में एक्सिस होता है, बीच में एक्सिस होता है, एक्सिस होता है कि नहीं, एक्सिस हमेशा बीच में होता है। तो बीच में एक्सिस है, जब ये इसने बोला है सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, तो बेंडिंग का पहले इसने एक्सिस बराबर 90 डिग्री सपोज कोई एंगल बना हुआ है, जब इसमें लोड आएगा तो ये बेंड करेगा, तो इसका बीच में जो एक्सिस है वो भी बेंडिंग वाला पोर्शन में रहेगा। तो इसने अपना एजम्पशन में बताया है वो बेंडिंग के बाद भी एक्सिस 90 डिग्री एंगल में ही रहेगा, मतलब प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। समझ में आया? ये एजम्पशन होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, जो हुक्स लॉ ने बताया, हुक्स बताया, जो सारा का सारा एजम्पशन है ये आईएस कोर्ट ने बताया है, हमने कुछ नहीं बता रहा है। तो उसने बोल रहा है जो प्लेन सेक्शन
रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। मतलब सपोज मेरे पास कोई सेक्शन है जिसका बीच में एक्सिस है, वो बेंडिंग का पहले जैसा था, जिस एंगल में था, वो बेंडिंग के बाद भी सेम ही एंगल पे ही रहेगा। इसको तुम चेंज नहीं कर सकते, ये अजम्पशन है। ये सारा अजम्पशन है, अजम्पशन बता रहे वर्किंग स्ट्रेस मेथड का अजम्पशन। मतलब किसका रेस्पेक्ट में हम लोग डिजाइन करेंगे। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड ने इतना सारा अजम्पशन बताया है, तो इस अजम्पशन का बेसिस में हम लोगों को बीम का डिजाइन करना है। ठीक है, ठीक है। तो आईएस कोड ने इसको तुमने चेंज नहीं कर सकते, तो आईएस कोड ने जो बताया है उसका हिसाब से हम लोगों को सारा डिजाइन करना होगा। उसके बाद सेकेंड अजम्पशन क्या बोला है, all tensile stress are taken up by the reinforcement and none by the concrete। क्योंकि तुम लोग को पता है जो स्टील होता है, सारा का सारा स्टील टेंसाइल फोर्स झेलता है, और कंक्रीट क्या होता है, सारा का सारा कंप्रेशन वाला जो स्ट्रेस है वो कंक्रीट में आता है। तो कंप्रेशन क्या बोल रहा है, जो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन जो है सारा का सारा मेरा कंक्रीट में आएगा, एजम्पशन ने यही बताया है। और जो टेंशन होगा वो मेरा स्टील झेलेगा। ठीक है, स्टील झेलेगा अजम्पशन का हिसाब से। उसके थर्ड नंबर अजम्पशन देखो, जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ द स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज ए द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम लोग स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग किए थे वो थोड़ा ऐसा था, बट ये जो अजम्पशन ने बोल रहा है जो मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन, इन सपोज मेरा स्ट्रेस है और मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, बट हुक्स लॉ बता रहा है जो स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व होगा वो लीनियर होगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन होगा अजम्पशन का हिसाब से। वो ये नहीं बोल रहा है जो ऐसे होगा, वो बोल रहा है जो मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो मेरा लीनियर होगा। उसके बाद देखो थर्ड जो अजम्पशन है, फोर्थ, ये थर्ड हो गया। उसके बाद देखो फोर्थ वाला अजम्पशन है स्ट्रेट लाइन। तो हुक्स लॉ वैलिड है, इसमें क्या है, हुक्स लॉ वैलिड है। ठीक है, हुक्स लॉ वैलिड। वो इलास्टिक थ्योरी का हिसाब से इसने बोला है जो हुक्स लॉ वैलिड करेगा, जो अजम्पशन है। तो इसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो, जो भी बोला है उसको तुमको मान के चलना है, क्योंकि वो जो कोड लिखा है वही कोड का जो राइटर है वही लिखा है अजम्पशन का। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट अजम्पशन आता है जो मॉड्यूलर रेशियो, एक होता है मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो जो होगा, मॉड्यूलर रेशियो को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो मॉड्यूलर रेशियो का क्या वैल्यू होता है, ई एस डिवाइडेड बाई ई सी। तो उसको ऊपर लिखते हैं। तो 4 नंबर है मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो, तो मॉड्यूलर रेशियो जो होता है इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ द स्टील डिवाइडेड बाय इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट होता है। इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ द कंक्रीट। तो इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ द स्टील डिवाइडेड बाय इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट, जो मॉड्यूलर रेशियो का जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू आईएस कोड ने बताया है 280 डिवाइडेड बाय 3 इंटू सिग्मा सीवीसी होता है। तो सिग्मा सीवीसी क्या होता है, तो सिग्मा सीवीसी को हम लोग लिख सकते हैं परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू द बेंडिंग इन कंक्रीट इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। देखो आईएस कोड ने दे के रखा है, मिला सबको। बाकी सब बहुत शांत है, दीपक
दिवाकर, खुशबू, मनोरंजन, नील, पवन, सतीश, तुम लोग को मिल रहा है जगेश? आईएस कोड खोले हो? ठीक है, तो ठीक है, देखो आईएस कोड में जो लिखा है ए एजम्पशन ऐसे ही बता रहे हैं। एजम्पशन हमने कोई बना के नहीं बता रहा है। तुम लोगों को जो आईएस कोड है एग्जाम में अवेलेबल रहेगा, मतलब तुम लोग को साथ में लेके जाना है आईएस कोड। तो एजम्पशन आएगा तो तुम लोग आईएस कोड से तुम लोग उसको लिख के आराम से लिख सकते हो, उसको देख देख के एजम्पशन बोला जाए तो। बस तुम लोग को याद रखना है कौन सा पेज में दिया हुआ है। तो पेज नंबर 80 में है, सारा का सारा एजम्पशन दिया हुआ है, उसका बेसिस में बताया गया है। ठीक है, समझ में आया? कुछ उसका नाम क्या है, कर्मों का एजम्पशन। देखो तुम इसका जब एडवांटेज हो, तो तुम सबका एडवांटेज सबके साथ नहीं मिलता है ना। जो तुम्हारा एडवांटेज है, सपोज मान लो कंक्रीट का जो एडवांटेज है वो स्टील के साथ क्या मिक्स्ड हो जाएगा? नहीं होगा। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का भी तो अलग अजम्पशन है। तो तुम तो नहीं ना राइटर हो, जो लिखा है राइटर, तुमको उस राइटर का हिसाब से तुमको फॉलो करना है। वो जो एजम्पशन लिखा है तुमको तो उसी हिसाब से तुमको याद भी रखना होगा ना। तुम उसका एजम्पशन को तो चेंज नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या? किसी को नहीं समझ में आ रहा है इसका एजम्पशन? हमने क्या, देखो बताते हैं। तुम लोग को एक चीज बताया, सपोज मेरे पास कोई एक बीम बना है, ठीक है, इसमें हम लोग रेनफोर्समेंट डाल के रखे हैं नीचे में। तो इसमें टॉप वाला में मेरा कंक्रीट है और इसको हम लोग बीच में कोई न्यूट्रल एक्सिस रख दिए हैं। तो देखो इस बीम पे जब लोड आएगा तो इसका एक्सिस का क्या कोई चेंज होगा? मतलब सपोज मेरा जो बीम है वो एक्सिस बराबर कोई एंगल पे है, तो उसका जब बेंड होगा, इसका जब बेंडिंग आएगा तो इसका कोई एक्सिस का चेंज होगा? नहीं होगा एक्सिस का। तो यही बोल रहा है जब प्लेन सेक्शन है जो मेरा रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, वो अपना एक्सिस का रेस्पेक्ट में बोल रहा है। जो एक्सिस है वो कभी चेंज नहीं होता है, उसका कभी एंगल का चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? बोलो कौन? सेकेंड जो अजम्पशन है, देखो ये मेरे पास एक बीम है, तो इसमें जो कंप्रेशन वाला पोर्शन है, कंप्रेशन किस में आएगा? कंक्रीट में आएगा ना स्टील में आएगा? तो वही तो बताया है अजम्पशन नंबर 2 में, जो कंक्रीट में सारा का सारा कंप्रेशन आएगा और स्टील में सारा का सारा टेंशन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जो टेस्ट एंड रिलेशनशिप ऑफ द स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज ए द स्ट्रेट लाइन। जो टेस्ट एंड रिलेशनशिप पड़े हो स्टील में, ये थोड़ा अलग दिया है, इसका कोई तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसने बोला है जो स्ट्रेस एंड जो कार पे वो लीनियर है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। इसने इसका एजम्पशन के बेसिस में इसने अपना बताया है, बट ये एजम्पशन को हम भी कुछ नहीं कर सकते इसको। तो ये जो एजम्पशन है डब्ल्यूएसएम मेथड का आईएस कोड नहीं बताया है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो लीनियर होगा, इसका हमने कुछ चेंज नहीं कर सकते। जो बताया है उसको तुमको मानना पड़ेगा। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, मॉड्यूलर रेशियो को बात बोला है। तो मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है? मॉड्यूलर रेशियो का जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू है जो इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ द स्टील, मतलब रेशियो होता है इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ द स्टील डिवाइडेड बाय इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट। तो मॉड्यूलर रेशियो तुम सोचो कहाँ से आया है, इसको हमने पहले बताते। देखो जो मेरा कंक्रीट का जो थर्मल एक्सपांसन होता है, जब इसमें थर्मल एक्सपांसन होता है जो मेरा कंक्रीट में होता है, बट स्टील में भी कंक्रीट का हिसाब से उसका उतना ही आसपास इसका भी थर्मल एक्सपेंशन होता है। जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, सपोज मान लो हम लोग स्टील क्यों यूज करते हैं, और भी तो होता है एल्यूमिनियम कॉपर, ये सब का क्यों नहीं यूज किए, बस स्टील ही क्यों यूज किए कंक्रीट के साथ? क्यों यूज किए बताओ, किस लिए यूज किया गया?
जो देखो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, वो नियरली इक्वल टू हो जाता है, नियरली इक्वल टू थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो देखो मतलब तुम्हारा जो थर्मल एक्सपेंशन जब स्टील का जितना आता है उसका बस आसपास ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होता है, कंक्रीट का भी थर्मल एक्सपेंशन स्टील जैसा आसपास ही रहता है, इसीलिए हम लोग स्टील यूज करते, कंक्रीट में हम लोग एल्यूमिनियम कॉपर नहीं यूज करते कंक्रीट के साथ। समझ में आया? मतलब कुछ होता है, ज्यादा कुछ नहीं, जिसे हम लोग एल्यूमिनियम यूज कर लेंगे, कॉपर यूज कर लेंगे, तो उसका टेम्परेचर के साथ उसका जो वॉल्यूम बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग स्टील यूज करते हैं। और अरेक चीज है जो हम लोग मॉड्यूलर रेशियो बोलते हैं, तो मॉड्यूलर रेशियो देखो हम लोग कहाँ से आया है उसका भी हमने डेरिवेशन बताएंगे। तो मॉड्यूलर रेशियो बस इतना याद रखो अभी के लिए बोल रहा है, जो मॉड्यूलर रेशियो है वो इज इक्वल टू इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट। तो इसका जो वैल्यू आएगा आईएस कोड का हिसाब से जो अपना वैल्यू आता है उसका वैल्यू है 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा सीबीसी। किसका वैल्यू है? मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू। समझ में आया अजम्पशन सबको? ठीक है, तो सिग्मा सीबीसी को हम लोग लिख सकते हैं परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। ये क्या है सिग्मा सीबीसी? सिग्मा सीबीसी होता है मेरा परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ द कंक्रीट। तो उसके बाद देखो आते हैं हम लोग सिग्मा सीबीसी का जो वैल्यू है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो मेरे पास सपोज मान लो मेरे पास M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ठीक है, इसने हमको कोई सिग्मा सीबीसी का वैल्यू हमको बता के नहीं रखा है, बट हम लोगों को M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट से सिग्मा सीबीसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसका क्या वैल्यू होगा? इसका जो कितना स्ट्रेंथ है, M20 का कितना स्ट्रेंथ है? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको जब हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तब मेरा सिग्मा सीबीसी का वैल्यू आ जाएगा। तो कंक्रीट के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है? 3 है। बेंडिंग का ही हम लोग यूज करते हैं, तो कितना आएगा इसका वैल्यू, सिग्मा सीबीसी का वैल्यू? तो इसको हम लोग 7 लिख सकते हैं। तो हम लोग का कोई भी न्यूमेरिकल में सपोज मान लो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, सिग्मा सीबीसी का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोगों ने क्या बोले थे, जो हम लोग को स्ट्रेंथ आएगा, तो स्ट्रेंथ क्या है इसमें? परमिसिबल जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिग्मा सीबीसी, उसको हम लोग जो मेरा सपोज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है इसका कितना स्ट्रेंथ है? 20 है। जब हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो मेरा सिग्मा सीबीसी का वैल्यू आ जाएगा, तो उसका वैल्यू कितना होगा? 7 होगा। सपोज मान लो मेरे पास M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, तो इसका सिग्मा सीबीसी का वैल्यू कितना होगा बताओ? तो 10/3। तो तुम लोग आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो सिग्मा सीबीसी का वैल्यू। तो हम लोग को इस रेस्पेक्ट में हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आरेख होता है, आरेख जो एजम्पशन होता है ना उसको इम्पोर्टेंट है। आरेख होता है जो एजम्पशन में नो स्लिप कंडीशन होता है, जो मेरे पास सपोज मेरे पास कोई कंक्रीट का ब्लॉक है, ठीक है, मेरे पास कोई कंक्रीट का ब्लॉक है, तो इसने एजम्पशन में आरेख चीज बताया है जो यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे देखो सपोज मेरा स्टील प्रोवाइड करके दिया हुआ है बीच में, तो जब मेरा टेम्परेचर के साथ कंक्रीट भी फैल रहा है किंवा स्टील भी फैल रहा है, बट सपोज मान लो मेरा यहाँ पे कोई
एल्यूमिनियम रख दे किंबा कॉपर रख दिए तो इसका ज्यादा होगा एक्सपांशन, तो इसके वजह से मेरा कंक्रीट में भी तो क्रैक आ सकता है, इसीलिए हम लोग स्टील को यूज करते हैं, क्योंकि कंक्रीट और स्टील के साथ हम लोग का कोई दूसरी कंडीशन फॉलो होता है, इसीलिए हम लोग स्टील को भी यूज करते हैं। मैं ओनली स्टील यूज करते हैं और कोई एल्यूमिनियम कॉपर और कोई मटेरियल हम लोग यूज नहीं करते हैं। सारा जंक्शन क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अरे तो हम प्रूफ बता देते हैं। सिग्मा सीवी सिग्मा एस इज इक्वल टू एम इंटू सिग्मा सी होता है, मतलब सिग्मा एस मतलब सिग्मा एस टी मतलब जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ स्टील बोल सकते हो, और सिग्मा सी को सिग्मा सीबीसी बोल सकते हो जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द कंक्रीट है। ये मेरा स्ट्रेस इन स्टील है, सिग्मा एस टी क्या है? स्ट्रेस इन स्टील, स्टील के केस में, और ये मेरा कंक्रीट के केस में, इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है, इसको हम लोगों को प्रूव करना है। ये कहाँ से आएगा? तो हम लोगों को पता है नो स्लिप कंडीशन का हिसाब से हम बता रहे हैं, जो नो स्लिप कंडीशन मतलब जितना मेरा कंक्रीट जितना उसका एक्सपेंशन होगा उतना स्टील का भी एक्सपेंशन होगा। तो इसमें नो अकॉर्डिंग टू नो स्लिप कंडीशन, अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नो स्लीप कंडीशन, तो स्ट्रेन इन कंक्रीट, स्ट्रेन इन देखो अकॉर्डिंग, अरे कौन आ रहा है? अकॉर्डिंग टू नो स्लीप कंडीशन, स्ट्रेन कंक्रीट एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील। इसको लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ तुम लोग? लिख सकते कि नहीं लिख सकते इसको? अकॉर्डिंग टू नो स्लिप कंडीशन स्ट्रेन इन कंक्रीट इज इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील। अभी तो पता है नो स्लिप कंडीशन मतलब थर्मल एक्सपेंशन वाला अभी पता है ना,
सपोज मेरे पास कोई कंक्रीट का ब्लॉक है, ठीक है, इसमें हम लोग स्टील प्रोवाइड कर दिए, तो जितना मेरा कंक्रीट फैल रहा है उतना मेरा स्टील भी फैल रहा है, क्योंकि उसका थर्मल एक्सपेंशन अप्रोक्सीमेट टू स्टील का थर्मल एक्सपेंशन के साथ इक्वल है। सपोज मान लो इसका जगह में हमने एल्यूमिनियम कॉपर यूज कर दिए, तो मेरा कंक्रीट में क्रैक आ जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा फैलेगा ना ज्यादा। तो अकॉर्डिंग टू नो स्लिप कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं जितना मेरा स्ट्रेन इन कंक्रीट, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है बताओ पहले। हाँ, तो कंक्रीट का जितना चेंज होगा उतना स्टील का भी चेंज हो रहा है, उसका वॉल्यूम का। तो स्ट्रेन इन कंक्रीट इज इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो स्ट्रेन का वैल्यू कितना होता है, स्ट्रेन कितना होता है, स्ट्रेन का एक वैल्यू होता है जो इलास्टिक मॉडुलस के साथ रिलेट है। इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, इलास्टिक मॉडुलस होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, जो स्ट्रेन का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, सिग्मा सी डिवाइडेड बाय ई सी इज इक्वल टू सिग्मा एस डिवाइडेड बाय ई एस। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ईसी क्या है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, ईसी क्या है, और सिग्मा सी क्या है, स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो ईसी इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, और ईएस क्या है, ईएस इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील। हम जैसे समझा रहे हैं ना, कोई और नहीं समझाएगा। तुम लोग इतना धीरे धीरे समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना, यही बड़े बात है। हम लोग का टीचर को ऐसे नहीं समझाता था, ऐसे ही बस रीडिंग मार के आगे चला जाता था। देखो, हाँ ठीक है, अभी हम चाहते हैं देखो कोई खराब भी स्टूडेंट हो वो भी समझे, कोई अच्छा भी स्टूडेंट हो वो भी समझे, सबको समझाना चाहिए, समझ में आना चाहिए, यही दिक्कत है। जैसे जो टीचर है कोई देखता भी नहीं है, जे किसको नहीं समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, हाँ तो तुम लोग को बार बार पूछ पूछ के बोलते हैं। वैसे हम तो समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों का, जैसे समझा रहे हैं, बस तुम लोग अच्छा से ठीक से देखो, हम चाहते हैं सबको ही समझ में आ जाए, सबको, किसी को कोई डाउट ना रहे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ठीक है, तो सिग्मा सी डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू सिग्मा एस डिवाइडेड बाई ई एस लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा एस का वैल्यू कर सकते हैं ई एस डिवाइडेड बाई ई सी इंटू सिग्मा सी, इसको लिख सकते हैं कि नहीं? यस, तो ई एस बाई ई सी को हमने क्या बोले थे, मॉड्यूलर रेशियो, एम क्या है, एम होता है ई एस बाई ई सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू सिग्मा सी। ठीक है, कोई जगह में मान लो तुम्हारा एम मॉड्यूलर रेशियो दिया हुआ, मॉड्यूलर रेशियो दिया हुआ है, सिग्मा सी का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोग सिग्मा एस का वैल्यू से इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट मेरा लास्ट में फॉर्मूला क्या आया, जो स्ट्रेस इन स्टील सिग्मा एस का जो वैल्यू है एम इंटू सिग्मा सी स्ट्रेस इन कंक्रीट। देखो समझ में आया? हम्म, ऑफ कोर्स,
सपोज मेरे पास इस अमाउंट का स्टील का जरूरत, इस अमाउंट का सपोज मेरे पास कोई स्टील है और मेरे पास उससे भी ज्यादा बड़ा वाला मेरे पास कोई कंक्रीट का ब्लॉक है, तो इस छोटा सा जो मेरा स्टील जितना स्ट्रेंथ देगा, कंक्रीट उतना साइज का उतना स्ट्रेंथ दे रहा है। तो हम लोग कंक्रीट को स्टील का टर्म में आने के लिए, मतलब स्टील का स्ट्रेंथ के साथ रिलेट करने के लिए कंक्रीट का स्ट्रेस को हम लोग मॉड्यूलर रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि स्टील का छोटा सा देखो साइज का होता है, उसका ऑफकोर्स स्ट्रेंथ ज्यादा होता है ना। जब लोड आता है स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, कंक्रीट से ज्यादा स्टील का होता है। तो स्टील का टर्म के साथ कंपेयर करने के लिए कंक्रीट का स्ट्रेस का, स्टील का स्ट्रेस के साथ कंक्रीट का स्ट्रेस को रिलेट करने के लिए हम लोग कंक्रीट का स्ट्रेस के साथ मॉड्यूलर रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कि बस सिग्मा, इसको हम तुम लोग लिख सकते हो सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू सिग्मा सी। समझ में आया? और बाकी सबको, बाकी सबको ही चुप है। जोगेश, भिकी, सोती, नील कुमार, बाकी सबका क्या खबर है? पवन, सोतीश का क्या खबर है? क्या न्यूज है? ये लोग है ना नहीं है? है तुम लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, उसके बाद इसका डेरिवेशन में आ जाते हैं। इसमें ना पिक्चर जो हमको मिला है, ये पिक्चर ना ठीक से नहीं दिया है। तुम लोगों को भी लगता है ठीक से दिखाई दे रहा है क्या? पिक्चर से कोई टर्म ठीक से नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सबको टर्म वगैरह? ब्लैंक। हाँ, रुको, इसका जो पिक्चर है ना, हमने ना अपना नोट वाला उसको सेटिंग करके तुम लोगों को नोट देंगे। जो हम लोग को ना डेरिवेशन भी करना पड़ता है, जो एनालाइज करना है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का, तुम लोग सिलेबस में है द एनालाइज ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो इसका हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे, तो इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। तुम लोग को ये बीम देख रहा है ना, हमने फिर से ड्रॉ करके बताया। एक बीम देखो स्टार्टिंग में है, देख रहा है इसका? देख रहा है सबको? ठीक है, ये ना मेरे पास एक बीम है, ठीक है। बीम का कितना विड्थ है? इसका विड्थ है बी। मेरे पास ये बीम है जिसका विड्थ देखो यहाँ पे बी दिया है, बी, ठीक है। और जिसका डेप्थ है, टोटल जो डेप्थ है वो मेरा कैपिटल डी, ठीक है। और इसका नीचे तरफ स्टील रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, देखो स्टील रेनफोर्समेंट दिया हुआ है नीचे में। और जो ये रेनफोर्समेंट है, जो जो मेरा स्टील रेनफोर्समेंट दिया है, उसका सेंटर से लेके टॉप वाला एरिया, टॉप वाले डिस्टेंस से लेके ये जो स्टील रेनफोर्समेंट है उसका सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ, जिसको हमने डी से डिनोट करते हैं। इफेक्टिव डेप्थ तुम लोग अच्छा से समझो, इफेक्टिव डेप्थ।
डेप्थ किसको बोलते हैं? इसको अलग से ड्रॉ करके बताते हैं। मेरे पास एक बीम है जिसका बीच में हम लोग रेनफोर्समेंट दे के रखे, उसका सेंटर वाला डिस्टेंस से लेके और उसका टॉप वाले डिस्टेंस से लेके रेनफोर्समेंट का सेंटर वाला जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। समझ में आया? समझ में आ गया? तो इसका सेंटर से लेके उसका बाहर वाले पोर्शन को हम लोग कौन सा बोलते हैं? क्या कौन सा कवर बोला जाता है? नहीं, तो इतना सारा एनालाइज करके वो लोगों ने प्रूव किया है, तुमने क्या नीचे से ले लोगे उसको इफेक्टिव डेप्थ? कितना सारा साइंटिस्ट प्रूव करके उसने बताया है, टॉप से लेके हमने सेंटर तक का ही डिस्टेंस हमने इफेक्टिव डेप्थ लेंगे, इफेक्टिव डेप्थ का जो वैल्यू है उसको लेंगे। तुम बोलोगे नहीं हमने नीचे से लेके यहाँ तक ले लेंगे, तो तुम्हारा क्या, तुमको तो तब पब्लिश करना चाहिए वहां पे जाके। तो हमने तो कुछ नहीं बोल रहा है, साइंटिस्ट सब बोल रहा है। उसका इफेक्टिव डेप्थ टॉप से लेके हमने सेंटर तक का डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा समझ के पूछो। नहीं, हमने जो तुमको डेरिवेशन बताया, तुमने देखो, तुमने डेरिवेशन कभी किए हो? तुम डेरिवेशन को तुमने कैसे बताया है? डेरिवेशन तुम क्या उसको चेंज करके कभी भी किसी का बुक में तुम चेंज करके उसका डेरिवेशन को पूरा, मतलब आईएस कोड को पूरा चेंज करके तुम लिख सकते हो डेरिवेशन? नहीं ना कर सकते हो। जैसे E इजिकल टू MC² उसने क्यों रखा? तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो, वो साइंटिस्ट ने अपना एक्सपीरियंस का बेसिस में रखा। समझे? एक्सपीरियंस का बेसिस में उसने इसका रखा, तो उसका हिसाब से इसका डेरिवेशन हम लोग को करना है। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है जिसमें नीचे में बॉटम वाले पोर्शन में हम लोगों ने रेनफोर्समेंट दे के रखे, बट ये तो सिंगली रेनफोर्समेंट है इसीलिए उसका एक बस बॉटम वाले पोर्शन में रखा है। बट जब डब्ल्यू रेनफोर्समेंट बीम जब करवाएंगे तब उसका रेनफोर्समेंट ऊपर भी आएगा, नीचे में भी आएगा, दोनों जगह में आएगा। ये सिंगली रेनफोर्स बीम का बता रहा है। तो इसके केस में जो मेरा बीम का टॉप से लेके रेनफोर्समेंट का जो सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव डेप्थ, जिसको हमने डी से डिनोट करते हैं। अरे होते क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर किसको बोलते? देखो ये वाले जो सेंटर से लेके रेनफोर्समेंट का सेंटर से लेके आउटर वाला जो सरफेस है इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर बोला जाता है। ठीक है, और मेरे पास कोई रेनफोर्समेंट है, उसका आउटर साइड यहाँ पे है, ये वाले जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं क्लियर कवर। क्लियर कवर मतलब सेंटर से नहीं लेते हैं, रेनफोर्समेंट का बॉटम से लेकर आउटर सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं क्लियर कवर बोलते हैं, और रेनफोर्समेंट का सेंटर से लेकर आउटर सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कवर। ठीक है, समझ में आया कुरमू? ठीक है, चलो आगे चलते। बस डेरिवेशन समझ लो, कैसे डेरिवेशन में क्या फॉर्मूला आ रहा है, कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग को कहाँ से मिल रहा है। तो ये हो गया इफेक्टिव डेप्थ का कहानी। और भी है जो अरे होता है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, जिसको हमने एन से डिनोट करते हैं। क्या होता है? एन, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। एन किसको बोलते हैं? देखो मेरे पास एक कंक्रीट का ब्लॉक है, कंक्रीट का ब्लॉक है। तो इसमें जब हम लोग देखो यहाँ पे क्या टॉप वाले पोर्शन में मेरा कंक्रीट है और यहाँ पे टेंशन वाले स्टील प्रोवाइड करके दिया हुआ है। तो इसका स्ट्रेस डायग्राम कैसे होगा? कैसे होगा इसका स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम किंबा स्ट्रेस डायग्राम? तो कैसे होगा? जो मेरा कंक्रीट है, कंक्रीट का, मेरा कंक्रीट में क्या होता है? कंप्रेशन होता है। तो सपोज स्टील में क्या क्या होता है? टेंशन होता है। तो
कंक्रीट में कंप्रेशन इधर हुआ तो स्टील का टेंशन किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट होता है ना। स्टील में क्या होता है, हम लोग खींचते हैं और कंक्रीट में प्रेशर देते हैं, कंप्रेस करते, और कंप्रेशन झेल सकता है। तो स्टील का जो टेंशन इधर हुआ तो कंक्रीट का कंप्रेशन वाला पोर्शन इधर होगा। तो इसीलिए इसका जो डायग्राम है देखो ट्रायंगुलर जैसा है, तो इधर कंप्रेशन है तो इधर टेंशन है। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम होगा वो थोड़ा ट्रायंगुलर शेप का है। इधर पोर्शन में कंप्रेशन गया तो इधर टेंशन है, तो इधर कंप्रेशन है तो इधर टेंशन है। और देखो दोनों का जैसे जितना मेरा कंक्रीट में टोटल कंप्रेशन आ रहा है और स्टील में टोटल टेंशन आ रहा है, तो कोई भी बीच में तो एक पॉइंट होगा जहाँ पे कंक्रीट और स्टील दोनों का स्ट्रेस 0 होगा। तो उस जो पॉइंट है, उस जो एक्सिस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। जिस एक्सिस में कंक्रीट का स्ट्रेस और स्टील का स्ट्रेस दोनों का 0 है, मतलब जिस एक्सिस में जो मेरा स्ट्रेस होता है वो 0 है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो ये देखो बीच में एक एक्सिस गया है, देख रहा है सबको, देख रहा है कि नहीं बोलो। इस एक्सिस को हमने बोलेंगे न्यूट्रल एक्सिस। किस लिए बोला जाता है, कंक्रीट का भी कोई स्ट्रेस होगा जो एक पॉइंट में 0 होगा, स्टील का भी कोई स्ट्रेस होगा जिसपे एक पॉइंट में 0 होगा। तो जिस पॉइंट में मेरा कंक्रीट प्लस स्टील दोनों का स्ट्रेस 0 है, उस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। कौन सा एक्सिस, न्यूट्रल, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस का जो वैल्यू है उसको हमने n से डिनोट किया है, क्योंकि n लेके ही उसने डेरिवेशन किया है, जो भी डेरिवेशन किया है, तो न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ n रखा है। तो n इज इक्वल टू न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, n इज इक्वल टू न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। तो n का वैल्यू जो होता है, n का वैल्यू k इंटू डी से भी इसको डिनोट करते हैं, जिसमें d क्या होता है, d होता है इफेक्टिव डेप्थ होता है, और k होता है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। जो n का जो वैल्यू है, जो डेरिवेशन का हिसाब से जो इसका जो वैल्यू रखा है, n का जो वैल्यू है n इज इक्वल टू k इंटू डी। सारा इसमें जो तुम्हारा नोट है उसमें भी दिया हुआ है, हम समझा दे रहा है, जिसमें k क्या होता है, k इज इक्वल टू न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। k को हम लोग बोलेंगे k इज इक्वल टू न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, और d क्या है, d मेरा इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ है। तो n का जो वैल्यू है वो मेरा n इज इक्वल टू, n क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है, जिसका वैल्यू होता है k इंटू डी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इतना तक सबको क्लियर है, समझ में आया। ये जो ट्रायंगल अभी तुम लोग देखो, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, कंक्रीट का परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस को हमने क्या देकर डिनोट किया, सिग्मा इंटू सी बी सी। यहाँ पे सी दिया है, सिग्मा सी बी सी, किंवा सिग्मा सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो हमारा स्टील का केस में कितना था, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ये सिग्मा एस टी था। तो हम लोग सिग्मा सीबीसी को सिग्मा एस टी का टर्म में लिखने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई एम, इसका जो वैल्यू है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितने हमने बताया, एन है। एन क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तब कितना होगा बताओ तो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा एन है, और मेरा इफेक्टिव डेप्थ का जो वैल्यू है, यहाँ तक का जो वैल्यू है मेरा डी है।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा कितना होगा? ठीक है, तो तुम लोग को समझ में आ रहा है, d माइनस एन। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है और ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, दोनों का सिमिलरिटी करो अभी। तो देखो सिमिलरिटी का हिसाब से, सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल का हिसाब से दोनों ट्राइंगल को सिमिलरिटी करो। सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाय सिग्मा एसटी बाई एम इज इक्वल टू, हमने लिख सकते हैं एन बाई डी माइनस एन। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। बाकी सब लिख सकते हैं। सिग्मा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस, सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाय यहाँ तक का डिस्टेंस, तो सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाय एन कर सकते, मतलब इसको हमने लिख सकते हैं एम इंटू सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी इज इक्वल टू एन बाय डी माइनस एन। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, मतलब इस ट्राइंगल का देखो सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू एस टी बाई एम डिवाइडेड बाय डी माइनस एन। तो देखो एन को हम लोग लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू के इंटू डी, लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हम लोग डी को कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस, तो डी डी कट जाएगा, तो कितना वैल्यू आएगा, के बाई 1 माइनस के। ठीक है, समझ में आया सबको? इतना था। आगे ए फॉर्मूला को हम लोगों को, इसका डेरिवेशन का हम लोग का यूजेस है न्यूमेरिकल में, इसीलिए इसको याद रखना, हम लास्ट में बता देंगे कौन कौन से याद रखो। प्रैक्टिस करने पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। व्हाइट पेपर तुम लोग समझ लोगे। हम्म, अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम व्हाइट वाला भी यूज करेंगे। तो देखो हमने जो बताया ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या बात है, हम लोगों का ऑलरेडी लास्ट में क्या आया, लास्ट में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा है सिग्मा इंटू सीबीसी। हमने इसलिए दिखा रहे हैं ना तुम लोगों को नोट में, जैसे मान लो बाद में कोई दिक्कत हो गया तो इसी वजह से नोट के साथ रिलेट करके हमने दिखा रहा है, जो नोट मान लो बाद में समझ में नहीं आया तो सिग्मा एस टी, ऐसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, व्हाइट पेपर में भी बता देंगे। तो देखो सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी बाई एम इज इक्वल टू एन बाई डी माइनस एन। ये हम लोग का फॉर्मूला आया, तो इसको हमने मॉडिफाई करके लिख सकते सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाय सिग्मा एस टी इज इक्वल टू एन बाई डी माइनस एन। ठीक है, लास्ट में हमने व्हाइट पेपर में बता देंगे, अभी देख लो, ये वाला याद रखोगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं, देखो हम लोगों को इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लोग लगाएंगे, तो हम लोग को नेक्स्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द स्टील। एरिया ऑफ द स्टील कितना होगा, तो हम लोग इसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे, तो फॉर इक्विलिब्रियम इक्वेशन का बेसिस में क्या व्हाइट पेपर में बोले ना इसमें बोले, बोलो। बोलो कोई, इसमें बोल दे, दोनों में बोल दे। अच्छा, लास्ट में वो व्हाइट वाला हम बता देंगे जो इम्पोर्टेंट वाला,
व्हाइट में बता देंगे लास्ट में। अभी इसमें देख लो, देखो क्योंकि इसमें पिक्चर दिया हुआ नहीं तो फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ द स्टील हमने कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर इक्विलिब्रियम इक्वेशन का हिसाब से हमने लिख सकते हैं टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन। लिख सकते हैं कि नहीं? C इज इक्वल टू T लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन सोचो, टोटल कंप्रेशन इज इक्वल टू टोटल टेंशन लिख सकते हैं। दोनों इक्वल है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया। तो इसको हमने लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? देखो इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू टोटल टेंशन और इक्विलिब्रियम इक्वेशन के हिसाब से हमने बता रहा है। तो मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया लिख सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया तो कितना होगा? इसको इरेज करते हैं। तो width कितना? हाँ हाँ, तो इसका विड्थ कितना है? B है। हमने पहले इस रेक्टेंगल का हिसाब से बताते हैं। इस रेक्टेंगल का हिसाब से कितना मेरा मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया कितना होगा, जिसका न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ यहाँ का कितना है? n है। तो इस रेक्टेंगल का हिसाब से मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया कितना है? B इंटू एन इंटू इसका कहाँ पे? रेक्टेंगल के केस में सेंटर कहाँ पे काम करता है? हाफ में होता है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसको हमने लिख सकते हैं n/2 लिख सकते हैं। तो ए हो गया मेरा मोमेंट ऑफ कंप्रेसिव एरिया। तो मोमेंट ऑफ टेंसाइल एरिया कितना होगा? तो ये मेरा AST है। तो AST को हमने इसका टर्म में, कंक्रीट के टर्म में आने के लिए हम लोग मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा? m इंटू AST इंटू इसका कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है? कितना में काम कर रहा है? मतलब न्यूट्रल एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमने मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना होगा? D-n। कितना है D-n? तो D-n पे हो रहा है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये मेरा हो गया। इस फॉर्मूला से हमने एरिया ऑफ द स्टील को कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला होता है जो परसेंटेज ऑफ द स्टील जब पूछा जाएगा उसका कितना वैल्यू होगा? AST डिवाइडेड बाय बीम का जो एरिया है B इंटू डी, इसमें B इंटू कैपिटल D होगा। टोटल डेप्थ कर लेंगे B इंटू कैपिटल D इंटू 100। तो इसका हिसाब से हमने परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं। और जब एरिया ऑफ द स्टील पूछा जाएगा इस फॉर्मूला से हम लोग एरिया ऑफ द स्टील को कैलकुलेट कर लेंगे। उसको देखो नेक्स्ट आता है लीवर आर्म। देखो ये जो फॉर्मूला हम लोगों को मिला,
जो हमने अभी अभी प्रूव किए, देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है नोट पे, तुम लोग नोट से देख लोगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट आते हैं लीवर आर्म। लीवर आर्म हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको बता देते। देखो लीवर आर्म क्या होता है, सेंटर ऑफ कंप्रेशन से लेके सेंटर ऑफ द टेंशन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं लीवर आर्म। सपोज मान लो मेरा डी का वैल्यू कितना है, डी मेरा इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पे है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डी माइनस n/3, मेरा ए वाला डिस्टेंस मेरा n हुआ। तो लीवर आर्म क्या होता है, d माइनस n/3 ये वाला डिस्टेंस। तो तुम्हारा सेंटर से लेके, मतलब सेंटर ऑफ कंप्रेशन से लेके तो सेंटर ऑफ टेंशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीवर आर्म। तो जेड का जो वैल्यू है वो होता है d माइनस n/3। तो d कितना है, n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो। k इंटू डी डिवाइडेड बाई 3। तो d इंटू 1 - k/3 इसको हमने लिख सकते। तो 1 - k/3 का जो वैल्यू है इसको हमने j से डिराइव करते, जो यहाँ से लेके 1 - k/3 का जो वैल्यू है j इज इक्वल टू 1 - k/3। तो j क्या होता है, j का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर। लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर। तो j का जो वैल्यू होता है j को हमने बोलते हैं j इज इक्वल टू 1 - k/3। लीवर आर्म समझ में आया, ठीक है। इसका भी डेरिवेटिव इसमें दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा समझा देते हैं। देखो लीवर आर्म का यहाँ पे ए से डिनोट किया है, कोई बात नहीं तुम जे से भी डिनोट कर सकते हो। तो ए इज इक्वल टू d माइनस n/3 है, जिसमें n इज इक्वल टू k इंटू डी डिवाइडेड बाई 3, और इसमें d कॉमन लेके 1 - k/3। तो j का कितना वैल्यू आया, 1 - k/3। समझ में आया। अच्छा रुको, नेक्स्ट क्लास में ना हमने वो सब बताएंगे, और भी कुछ कुछ टर्म्स है जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिसका यूज, जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कितना होगा कंप्रेसिव एक्शन की वजह से, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो सब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी तुम लोगों को ना थोड़ा व्हाइट पेज में और भी थोड़ा जितना दूर हुआ थोड़ा समझा देते हैं, इनको पूछना था। देखो इतना तक समझा देते हैं। क्लियर है सब, किसको नहीं क्लियर है वो, ठीक है सारा। देखो यहाँ पे क्या है ना, और समझाने का जरूरत है कि नहीं, बोलो। चलो तो ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तो फिर से इसी को ही समझाना पड़ेगा, तुम लोग भूल जाओगे, फिर से स्टार्टिंग से फिर क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही नेक्स्ट में जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में व्हाइट पेज में फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो छोड़ देते हैं, सुबह अटेंडेंस ले लेते हैं। फॉर्मूला नोट्स दे देंगे ना तुम लोग को गूगल क्लासरूम में, ठीक है। ठीक है मनोरंजन, ठीक है चलो तो क्लोज करते हैं। हाँ बोलो। हाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जो लैंडस्लाइड था, हाँ दे देंगे, दे देंगे। हाँ दे देंगे, गूगल क्लासरूम में दे देने से हो जाएगा। हाँ, और बुक वगैरह से कुछ मिलेगा तो उसी टॉपिक के ऊपर बुक से भी हमने उसको क्या करेंगे, बुक से भी दे देंगे, कुछ कुछ मिल गया तो ठीक है। अच्छा तुम लोगों का तो एग्जाम टेक्जाम हो गया है, क्या दिक्कत है।
जियोलॉजी। जियोलॉजी में लिए कोई कंपटीशन में आता नहीं है जियोलॉजी वाला। हाँ, ठीक है। गेट में नहीं आता है जियोलॉजी। अच्छा ठीक है, हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्लोज करते हैं।